मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय साथी, पूरा सम्माननीय मंच, सभी का नाम न ले पाऊं तो थोड़ा माफ कीजिएगा। हमारे प्रदेश प्रमुख गोविंद डोटासरा साहब, जिनके लिए चुनावी रैली में गया था, ऐसे नरेंद्र बुडानिया साहब, क्या मजा आया था गुलाल उड़ाने का। और जून के पहले महीने में जिनके लिए शहनाई बजने वाली है, जिनका गुलाल उड़ने वाला है, ऐसे राहुल कस्बा साहब, हमारे लोक लाड़ीले प्रत्याशी। और अब तमाम मंच पर उपस्थित सभी इंडिया अलायंस के साथीगण, अब तमाम बुजुर्ग युवा साथी और राजस्थान की जनता, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान के मजदूर हमारे गुजरात के ईंटों के भट्ठों में और हमारी कंस्ट्रक्शन की साइट में सालों से अपना पसीना बहा रहे, इन मजदूरों के पसीनों को मैं सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और इसी कारण गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर और गुजरात के युवा और गुजरात की कांग्रेस की ओर से मैं राजस्थान की साथियों, मैं आके कब से 10 मिनट से अब तमाम लोगों के चेहरे का नूर देख रहा हूं। मुझे लग रहा है रतनगढ़ बुलाने की हमको जरूरत नहीं थी, यहां तो मामला सेट हो चुका है। आप किसी भी तालुका लेवल के, जिला लेवल के या किसी भी राष्ट्रीय अखबार के किसी भी पत्रकार को पूछिए कि सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन सा सीट निकलने वाला है राजस्थान में, तो पहला नंबर चुरू का आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथियों, चूंकि गुजरात से चलकर आया हूं, कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। यह चुनाव केवल साथी राहुल जी को चुनाव जितवाने के लिए नहीं है, यह हमारे दूसरी आजादी की लड़ाई है। एक प्रकार से स्वतंत्रता का दूसरा आंदोलन चल रहा है। हर कीमत पर ये बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी और इस मुल्क के कुछ पूंजीपति, जो भी हमारा लोकतंत्र है, जो भी संविधान है, उसको कुचल कर उसको खत्म करना चाहते हैं। ये अहंकार, और अहंकार के कारण ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 400 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। ये किसी कीमत पर नहीं होने वाला। आज जिस प्रकार से राजस्थान में एक लहर खड़ी हुई है, जिस प्रकार से राजस्थान में और पूरे मुल्क में एक माहौल बन रहा है, भाजपा वालों की, मोदी जी की जनसभा में लोग नहीं जा रहे, उनकी रैलियां फ्लॉप हो रही है। उनके नेताओं को मंच पर से यह कहना पड़ रहा है कि 40 लोगों की मीटिंग में क्यों बुलवाया। उसका भी एक वीडियो, किरोड़ीलाल जी का वीडियो अभी वायरल हो रहा है। तो धीरे धीरे मोदी साहब का भी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। अब उनकी जनसभा में उनका बकवास सुनने कोई जाना पसंद नहीं करता। पूरे राजस्थान को और पूरे मुल्क को पता चल गया है कि यह आदमी सरासर झूठा है। झूठ के अतिरिक्त इसके पास कुछ नहीं। जब प्रधानमंत्री बनना था तब कहा था कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो लागू करूंगा। क्या थी? लागत से 1.5 गुना आपको दाम मिलेंगे। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। लेकिन सवाल तो यह हो रहा है कि किसानों की आय कितनी है कि आप दुगनी करना चाहते हैं। आपको भी जानकर हैरानी होगी, भारत सरकार के सर्वे के मुताबिक केवल किसानी से इस वक्त इस मुल्क में एक किसान की एक दिन की आय केवल 27 रुपये है। 27 रुपीज, केवल 27 रुपये। आप सुनिएगा। और दूसरी तरफ मोदी जी का दोस्त, जिसका नाम है मुकेश अंबानी, वो हर 1 मिनट में 2,35,000 कमाता है। यदि अभी 12:01 है तो 12:02 तक उसके खाते में और 2,35,000 जमा हो जाएगा। तो ये दो भारत बन चुके हैं, एक किसानों का
एक मजदूरों का, एक श्रमजीवियों का, बेरोजगार युवाओं का भारत मोदी जी ने खड़ा किया है। और दूसरी तरफ पूंजीपतियों का, अडानी का, अंबानी का, रियल एस्टेट के माफियाओं का और कॉरपोरेट घरानों का भारत है। ऐसी भयंकर स्थिति का निर्माण हुआ है। हम सभी लोगों ने कोरोना के वो दिन देखे हैं। 4 घंटे के अंदर अचानक मोदी जी को सनक हुई और कोरोना का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। हम तमाम लोग जानते हैं, जो लोग भाजपा के कार्यक्रम में दरी बिछाने का काम करते हैं, जिनकी हिंदू धर्म में आस्था है, जो भाजपा के लिए बूथ मैनेजमेंट का काम करते हैं, ऐसे भाजपा के पन्ना प्रमुखों को भी इस मोदी की सरकार में चाहे कितने भी हिंदू धर्म की दुहाई दे, ऑक्सीजन की एक बूंद नसीब नहीं थी। जो आरएसएस का कार्य करता है, जो हिंदू धर्म पालता है, जो जय श्री राम बोलता है, जो दीवार पर मोदी जी का पोस्टर चिपकाता है, उसको भी न ऑक्सीजन की बूंद मिली, न कोरोना में वेंटिलेटर मिला, न उसका इलाज हुआ। लेकिन तब पूरे मुल्क में किसी चीज का प्रशंसा हो रहा था, वो था राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। आज बेरोजगारी उसकी चरम सीमा पर है। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वचन दिया था, 2 करोड़ हर साल। आज 10 साल हो गए, कहां है 20 करोड़ रोजगार? 20 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात तो छोड़िए, जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण कम से कम 6 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। आज जिसकी रोज की आय 27 रुपये है, वो किसान, वो मजदूर, कोई विधवा बहनें और माताएं काली मजदूरी करके अपना पसीना बहाकर, कर्जा करके अपने बेटे को बीए करवाती है, बीएससी करवाती है, बीकॉम करवाती है, एमबीए करवाती है। कर्जा लेकर उस विद्यार्थी को, उस युवा को नौकरी और रोजगार नहीं होने के कारण हर साल कम से कम 10,000 युवा इस मुल्क में आत्महत्या कर रहे हैं। यह है मोदी जी का मॉडल। पिछले मोदी जी के 10 साल के शासन के दौरान यह आंकड़ा याद रखिएगा, कितना? 1,72,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 1,72,000। ये है उनके अच्छे दिन। अब दलील के तौर पे मान लीजिए कि हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप अपना हाथ अपने सीने में रखकर पूछिए कि जिस सरकार के शासन के दौरान 2.25 लाख किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी हो, और फिर भी यदि कोई वहां भाजपा का बटन दबाएगा तो आने वाली पीढ़ी हमको मूर्ख कहने वाली है। इस बात को याद रखें। बहुत हुई महंगाई पे मार अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर दिया, डीजल 90 का आंकड़ा पार कर दिया, आपका 80 रुपए का तेल 160 का हो गया, आपका 35 रुपए का आटा वो भी 60 रुपए का हो गया, आपकी तुअर की दाल जो 75 में मिलती थी आज उसका 150 हो गया, 400 का सिलेंडर 900 का हो गया। और उसके बावजूद भी कोई कहे कि मोदी जी चाहिए तो उसका मतलब यही होगा, आ बैल मुझे मार, यही मतलब होगा। तो जिस सरकार ने आपका पेट्रोल, डीजल, हर एक चीज में महंगाई की, वो 100 रुपए का पेट्रोल अब मोदी जी 120 का करेंगे, 140 करेंगे, वो 80 रुपए में देने वाले नहीं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। जब चुनाव आया है और हरियाणा की सरकार ने साफ कह दिया है कि यहां पर कैनाल नहीं आएगी, लेकिन जबकि चुनाव आया है तो यहां सर्वे करने के लिए, नाटक करने के लिए टीम को भेजा है। इन चोरों को पहचान लीजिएगा। 110 से ज्यादा यहां पर ट्रांसफर हुई। यदि मैं गलत नहीं हूं तो राठौड़ साहब ने चुन चुन कर उसमें से जो भी जाट चौधरी थे और जो भी दलित थे सबको बाहर कर दिया। हर जगह पर दादागिरी चल रही है, हर जगह पर तानाशाही चल रही है। चुन चुन कर हमारे लोगों को कैसे साफ करना, यही एक उनकी राजनीति बची है। आज ये लोग कहते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। संत कबीर ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा जो घट घट में बैठा, तीसरे राम का सकल पथारा, चौथा सबसे निर्गुण सबसे न्यारा। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। आप क्या राम को समझोगे? आपके यहां तो मामला सेट है, लेकिन कहीं कोई ये मेरी बात का वीडियो राजस्थान में कोई सुने, उसके लिए कह रहा हूं कि मैं गुजरात से आया हूं,
इनकी राजनीति को बड़ा करीब से देखा है। केवल पूंजीपतियों के तलवे चाटने के अलावा और समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करने के अलावा मोदी जी के पास, आरएसएस के पास, भाजपा के पास कोई राजनीति नहीं है। ये धर्म के नाम पे लड़वाई गई। आप कहेंगे कि भारत में 20 करोड़ लोगों के सर के ऊपर मकान नहीं है, तो बोलेंगे चलो अयोध्या। अरे इस मुल्क में हर एक जिले में, हर एक तहसील में, हर एक गांव में राम का मंदिर है। आप कौन होते हो? नेता का काम, यदि कोई नेता है तो उसका काम यह कहना नहीं है कि चलो अजमेर शरीफ चद्दर चढ़ाएंगे, चलो अयोध्या चलेंगे। नेता का काम है आंगनवाड़ी को रिपेयर करना, नेता का काम है अच्छी स्कूल बनवाना, नेता का काम है आपका इलाज करवाना, आपको रोजगार देना। पॉलिटिकल पार्टी और जो नेता आपको धर्म के नाम पे भटकाने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए भटकाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको सिंचाई का पानी नहीं देना, आपको भीलवाड़ा मॉडल नहीं देना, इसीलिए आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। आज यहां पर दलित समाज के भी कुछ साथी उपस्थित हो गए हैं कि नहीं? बहुत सारे हैं। उनको 3 बात कहना चाहता हूं, याद रखिएगा। एक, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं। सुन लीजिएगा, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। याद रखिएगा। नंबर 2, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं तो वह है भारत का संविधान। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नीति और योजना के खिलाफ खड़े हैं तो वो है आरक्षण की योजना। इस 3 बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन दलितों के लिए भी बहुत खतरनाक आने वाले हैं। जब भारत का संविधान सभा में पेश हुआ, तब यही आरएसएस के लोगों ने कहा था, हमें अंबेडकर का संविधान नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए, जिसमें यह लिखा है कि दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, उनको गुलाम बनाए रखना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी का मॉडल है। और इसीलिए न केवल रतनगढ़ के, न केवल चूरू के, पूरे राजस्थान के दलित समाज के एक एक व्यक्ति को हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, यदि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है तो नरेंद्र मोदी और भाजपा का तंबू उखाड़ कर फेंकना है। इस बात का हमको संकल्प करना पड़ेगा। और युवा साथियों, आपके सामने जब तक मोदी और भाजपा है, कोई भविष्य नहीं है। गुजरात के अंदर भी खाली पड़े सरकारी पदों में कोई भर्ती नहीं कर रहा है। ये राहुल गांधी है, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने ये कहा हर साल 5 साल के भीतर आपको 30 लाख सरकारी नौकरी का गारंटी ये कांग्रेस पार्टी दे रहा है। क्या है मोदी जी का गारंटी? बोले कि नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है। अरे हमने तो सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे मोदी जी के वचन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, एक भी ऐसा उनका गारंटी नहीं है। विदेशी बैंक में पड़ा काला धन लाएंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं आई। समझ लीजिए, आपके खाते में 15 लाख आएगा, एक फूटी कौड़ी नहीं आई। किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं हुई। महंगाई खत्म हुई, नहीं हुई। महिलाओं को आत्मसम्मान मिलेगा, क्या आत्मसम्मान? मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है और हमारा विश्व गुरु खामोश बैठा है। यह तो भारत की परंपरा और संस्कृति नहीं हो सकती। जहां पर यह कहते थे यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस भूमि के अंदर मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी पूरा खामोश है। ओलंपिक का मेडल जीतने वाली हमारी बहनें 100 दिन तक दिल्ली में धरने में बैठी रही, 100 दिन तक, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले। हाथरस के अंदर बलात्कार का शिकार हुई दलित समाज की बेटी का मृतदेह उसके मां बाप को नहीं सौंपा गया। और बिल्किस बानो गुजरात के अंदर, वो मेरे लिए बिल्किस भी है, बॉबी भी है और बबीता भी है। बेटी की जाति और धर्म नहीं देखते। उसके बलात्कार करने वाले भाजपा के लोगों को मोदी जी की गुजरात की भाजपा ने जेल में से छोड़ा, उनका स्वागत किया, सम्मान किया, लड्डू खिलाए और उनको माला पहनाई, मानो कि कोई राष्ट्रीय बड़ा काम करके आए हो। ये उनके संस्कार है। और इसीलिए
इस मंच पर से अपनी वाणी को विराम देने से पहले अब तमाम रतनगढ़ के और पूरे प्रदेश के क्षत्रिय समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमारे गुजरात के भाजपा के नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने जो निवेदन किया है, हम उस स्टेटमेंट के खिलाफ है, क्योंकि वो महिला है और महिला किसी जाति और धर्म की नहीं होती। और इसीलिए यहाँ के क्षत्रिय समाज को भी अपील करता हूं कि राहुल कसबा से बेटर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके दिल में युवा है, किसान है, मजदूर है। और इसीलिए जिन्होंने क्षत्रिय समाज की बहनों और माताओं का अपमान किया है, पूरे क्षत्रिय समाज का राजस्थान में कर्तव्य बनता है कि एक बार मोदी और भाजपा को मजाक चखाए। उसका मैसेज पूरे भारत के अंदर जाएगा। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे प्रिय वक्ता डोटासरा साहब को भी सुनना है। थोड़ा 2 मिनट डांस भी करेंगे। देखिए उनके चेहरे की मुस्कान यही बयां कर रही है। लेकिन आखिर में इतना कहूंगा कि राहुल कसबा साहब बड़ी उम्मीद के साथ पूरे प्रदेश का एक मिजाज बदल दिए हैं। अब आप तमाम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि उनके वोटिंग के दिन तक उनके कार्यालय में जाने के बजाय, उनके साथ घूमने के बजाय एक एक बूथ पकड़ लीजिए। बस हर एक बूथ पर से 20-25 वोट प्लस कैसे हो, यही एकमात्र आपके जीवन का संकल्प होना चाहिए। ये होगा तो जून के पहले महीने के अंदर उनका गुलाल उड़ेगा। तब दोबारा आपके बीच में लंबी बात करने के लिए आऊंगा। अब तमाम साथियों का शुक्रिया अदा। अब तमाम लोगों ने इतने प्यार से, मोहब्बत से बुलाया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। राजस्थान की परंपरा है, पधारो हमारे देश। हम भी कहते हैं चुनाव जीतने के बाद आप भी कभी गुजरात आइएगा, आपका स्वागत होगा। धन्यवाद।